ये बताएगा कि क्या राय है आपकी आज जो फैसला सुनाया गया है 190 मिलियन पाउंड का। तहरीक साहब तो कह रही है बड़ी ज्यादती हुई है, नहीं बनती थी सजा इमरान खान साहब की, जबकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि बिल्कुल उन्होंने काबीना के अंदर जो है एक बंद लिफाफे में मंजूरी ली काबीना से ये पैसे मुंतकिल किए जाने के हवाले से, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने मॉनेटरी बेनिफिट भी लिया है 458 कनाल जमीन की सूरत में। बहुत शुक्रिया सबर साहब। मैं ये गुजारिश करता चलूँ कि माज़ी के अंदर भी जो इमरान खान साहब के खिलाफ 2-3 मज़ीद इससे पहले ट्रायल कोर्ट से सज़ाएँ दी गईं, उन तमाम के अंदर रिपोर्टेडली तो ये कहा गया कि जी सिक्का बंद केस है, लेकिन ख़्वाह उनकी उन मुकदमात की बेलें लाहौर हाई कोर्ट के अंदर गई हों या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जी अंदर हाँ। आई हों या अपीलें आई हों, जब भी हायर कोर्ट्स ने उन मुकदमात को देखा है, उन तमाम मुकदमात को, तो उनके अंदर इमरान खान साहब को बेल ग्रांट की गई और जिस वजह से अब यही एक इकलौता केस है जिसमें इमरान खान साहब इस वक़्त ज़ेरे हिरासत हैं। उसके अलावा इसके अलावा उनकी तमाम केसेस में बेल हो चुकी है। तो अगर माज़ी की तारीख को देखा जाए तो हुकूमत के इस तरह के क्लेम्स के ऊपर कि प्रोसिक्यूशन का एक सिक्का बंद केस है, ये हम्म। पहले भी वो कहते रहे और तमाम केसेस के अंदर ये बात नज़र नहीं आई। मैं बतौर कानून के तालिब इल्म इसमें सिर्फ 2-3 गुज़ारिशात आपकी इजाज़त से करना चाहता हूँ। मेरिट्स जैसे मैंने कहा कि वो तो अभी हमारे सामने पूरी तरह है नहीं, लेकिन कुछ चीदा-चीदा चीज़ें हैं मेरे ख़्याल में जो आने वाले दिनों में अपील के प्रोसेस के अंदर आपको कुछ सवालात उठते नज़र आएँगे। उनमें से एक बात ये है कि ये तमाम लोगों की एज़ रिपोर्टेड एडमिटेड पोज़ीशन है कि ये पैसे लंदन से जब आए हम्म। हिंदुस्तान से जब आए तो ये किसी कन्विक्शन के तहत नहीं आई, ये एक सेटलमेंट एग्रीमेंट के तहत आए जिसको हम्म। अलेजिडली काबीना के अंदर पेश किया गया और फिर वहाँ से आगे की कहानी जिस तरह आपने बताई, काबीना ने इसके ऊपर एक फैसला किया। वो पैसे सुप्रीम कोर्ट के पास रिसीव हुए और फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ताबे उनको रिलीज़ कर दिया गया जब ये मुकदमा आगे चला। इस सिचुएशन के अंदर सबसे पहली बात ये है कि आर्टिकल 90 आइन का जो फेडरल गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करता है, जिसके नीचे मुस्तफा इम्पेक्स जैसी बड़ी हम्म। इंपॉर्टेंट जजमेंट्स इस बड़ी तफसील से इस पे बात कर चुकी हैं कि जब कोई फैसला काबीना की तरफ से किया गया हो, एक कैबिनेट का डिसीजन हो, तो बाद में लोग ये नहीं कह सकते कैबिनेट के मेंबर्स कि मैं असल में दिल में उसके साथ नहीं था और मेरा तो उस वक़्त हम्म। कोई और ख़्याल था। काबीना के तमाम मेंबर्स को अपनी ऑब्जेक्शंस उस वक़्त बतानी चाहिए और अगर नहीं बताते तो आइन का प्रिंसिपल ये है कि कैबिनेट डिसीजन के ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी लगेगा। यानी हम्म। कि तमाम लोग, ये लीगल डॉक्ट्रिन है जो कहता है कि जब एक बॉडी एक फैसला कर दे और उसमें से कोई उस पे ऑब्जेक्ट ना करे तो अज़्यूम ये किया जाएगा कि तमाम लोगों ने अपना इक्वल हिस्सा उसके अंदर डाला। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर एक तो मतलब ये मुकदमा थोड़ा ज़्यादा मौसर होता अगर आप कैबिनेट के दीगर मेंबरान को भी इसका हिस्सा बना लेते, पता चलता हम्म। कि कोई स्पेशल प्रोसिक्यूशन नहीं है, तमाम लोग एक इल्लीगैलिटी सही है। हुई जिसमें काबीना का फैसला था, उनको साथ पार्टी बना लिया गया। दूसरा इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का भी एक के बेंच का भी एक रोल है जिसके पास ये पैसे सही। रिसीव हुए, फिर उन्होंने उसके ऊपर इंटरेस्ट कलेक्ट किया, फिर जब डिसबर्समेंट होनी थी तो सुप्रीम कोर्ट की सुपरविज़न के नीचे डिसबर्समेंट हुई। बज़ाहिरन लगता ये है कि इस तमाम चेन में से हम्म। जो इंग्लैंड से शुरू होती है, जो कैबिनेट के तमाम मेंबर्स के थ्रू जाती है, जिस पे उन तमाम के सिग्नेचर्स मौजूद हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जाती है, जिसपे सही। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं, उन तमाम में से जब अक्यूज़ सिर्फ इमरान खान साहब को बनाया गया और बाकी को इफेक्टिवली प्रो फॉर्मा अक्यूज़ भी नहीं बनाया गया। सही। तो लगता ये है कि इस तरह के जो लीगल सुकम हैं, हम अभी मेरिट्स पे बात नहीं जी कर हाँ। रहे क्योंकि मेरिट्स हमारे सामने नहीं है, वो तो जेल ट्रायल में है। जी हाँ। लेकिन जो लीगल प्रोसेस के सुकम्स हैं जो ड्यू प्रोसेस के, सही। मेरे ख्याल में उसमें बहुत सारे जवाब देने पड़ेंगे आने अच्छा, वाले वक़्त इसमें में। एक तो ये भी है कि जब आप काबीना की बात करते हैं कि किसी और के हवाले से नहीं कोई इसमें नजर आती है हमें कार्रवाई, तो इल्ज़ाम तो ये कि खान साहब ने मॉनेटरी बेनिफिट लिया है 458 कनाल ज़मीन की सूरत में, जो एक ट्रस्ट बना के वहाँ उन्होंने ये बेनिफिट दिया, खुद उसके ट्रस्टी भी थे, तो फ़ायदा तो वो ये कहते हैं सिर्फ खान साहब ने लिया है इसमें से काबीना के अंदर से। देखिए 2 बातें हैं, सबसे पहले कि ये जो इमरान खान साहब के ट्रस्ट के स्ट्रक्चर वाली बात है, जैसे मैंने कहा कागज़ात हमारे सामने नहीं हैं, लेकिन ट्रस्ट के स्ट्रक्चर के अंदर जो ट्रस्टीज़ होते हैं उनके ऊपर कुछ फाइड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कानून की सही। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर होती हैं, लेकिन ट्रस्ट के जो ट्रस्टीज़ हैं वो बेनिफिशियरीज़ नहीं होते, हम्म। यानी कि उनको फ़ायदा नहीं मिला होता, उस रकम का उनकी उनकी मलकियत में नहीं गई होती, वो प्रॉपर्टी उनकी मलकियत नहीं होती। सही। तो ये तो एक आर्गुमेंट थोड़ा-सा स्ट्रेच्ड आर्गुमेंट लगता है जो कि जैसे मैंने कहा कागज़ात हमारे सामने नहीं है, तो जी उस हाँ। पे कोई हम हतमी राय नहीं अच्छा, कायम कर एक सकते। एक एक मामला और भी है साद रसूल साहब के, पहले तो जो केसेस थे खान साहब की अपील जब हाई कोर्ट में जाती थी तो वो फौरन ज़ाहिर है एक ड्यू प्रोसेस था वो लग जाती थी और उसमें सजावट की मअतल हुई, जिस तरह तोशाखाना के केस के अंदर हमने देखा भी।
लेकिन इस मरतबा चूंकि ज़रा अब 26वीं आईनी तरमीम में एक नया तरीकाकार मुतारफ़ करवाया गया है कि केसेस जो है वो हाई कोर्ट्स में अपने नंबर पर लगेंगे, सीक्वेंस में केस आएगा, उसी सीक्वेंस में वो केस फिक्स होगा। अगर कोई जज जो है उस सीक्वेंस को तोड़ता है तो उसे उसकी वजूहात बयान करना होगी। तो इसमें आपको लग रहा है कि अब ये ज़रा ताख़ीर से जाके लगेगी खान साहब की पटिशन जो है, अपील जो है हाई कोर्ट के अंदर? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आउट ऑफ टर्न मुकदमात अभी भी लग रहे हैं मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के अंदर, इवन सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और जिस बात की तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, ये एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है, ये आइन की रिक्वायरमेंट इफेक्टिवली नहीं है। जी। मुकदमात तो अदालतों के जो जज साहिबान और बेंचेस हैं, वो आए दिन अपने मुकदमात की तारीखें फिक्स करते हैं। उसके अंदर सीक्वेंसिंग नहीं, जो मुकदमा चल रहा हो, जो पार्ट हर्ड हो जाए, उसको जल्दी सुन लिया जाता है, दीगर के अंदर कुछ डिलेज होते हैं। तो लेकिन जो बात आपने की, मैं इससे एक थोड़ा-सा मुख्तलिफ तरफ आपकी इजाज़त से थोड़ी-सी रोशनी डालूँ कि गवर्नमेंट को ये इस बात की फ़िक्र होनी चाहिए, या प्रोसिक्यूशन को इस बात की फ़िक्र होनी चाहिए कि माज़ी की तरह जब ये मुकदमात अपीलों में आएँगे, तो क्या हुकूमत को और प्रोसिक्यूशन को हज़ीमत का सामना करना पड़ेगा, या इसमें से कुछ निकलेगा? इस सवाल का दारोमदार है इस बात पे कि ये कहाँ पे मुकदमात फिक्स होते हैं और किन जजेस के सामने सुने जाते हैं, किन हाई कोर्ट किस तरह इस पे प्रोसीडिंग होती है। सही। ये मुकदमा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि इसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जी हाँ। इस्लामाबाद बनती है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएगा। आप देख रहे हैं ऑलरेडी कि जुडिशल कमीशन का इजलास कॉल कर लिया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जजेस की तैनाती के ऊपर कुछ उसमें शायद कार्रवाई होगी। 2 जजेस का आज अपॉइंटमेंट हो भी गई है, जी, जी, 4 में से। प्रिसाइज़ली मैं जी प्रिसाइज़ली उसी की तरफ इशारा कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि हुकूमत का या प्रोसिक्यूशन को उम्मीद ये है कि शायद 26वीं तरमीम के बाद एक हुकूमत के डोमिनेटेड कमीशन से जिन जज साहिबान की मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की अपॉइंटमेंट होगी, वो शायद इस हुकूमत को एम्बैरस करने वाला कोई फैसला शायद ना पास करें। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब रसूल साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और बड़ी मुताद अंदाज में आपने अपने तज्जिए को वाइंड अप किया है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते और बात करते हैं गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने वालों की हलाकतों के पे दर पे वाकयात रुक ही नहीं रहे। इंसानी स्मगलरों के हाथों रोजगार की तलाश में घर बार छोड़ने वालों की मासूम जिंदगियां खिलौना बन गई हैं। यूनान कश्ती हादसे का गम अभी बुलाया नहीं गया था कि मराकश के समंदरी हदूद में तारकीन वतन को मुबैना तौर पर कत्ल करके लाशें समंदर में फेंक दिए जाने का खौफनाक इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते बुध के रोज मगरबी अफ्रीका से स्पेन जाने वाले तारकीन वतन की कश्ती डूबने से 50 अफराद हलाक हुए थे, जिनमें से 44 पाकिस्तानी हैं। तारकीन वतन के हुकूक के लिए काम करने वाली आलमी तंजीम वॉकिंग बॉर्डर्स की CEO ने एक्स पर जारी बयान में कहा है कि कश्ती में सवार अफराद ने 13 दिन समंदर में बड़ी मुश्किल में गुजारे और कोई उनकी मदद को नहीं आया। वॉकिंग बॉर्डर्स ने दावा किया है कि कश्ती पर सवार 86 अफराद में से 66 पाकिस्तानी थे और डूबने वालों में से 44 पाकिस्तानी थे। वॉकिंग बॉर्डर्स के मुताबिक 2024 में 10,457 से ज्यादा तारकीन वतन यानी औसतन 30 अफराद रोजाना स्पेन पहुंचने की कोशिश में हलाक हो गए। उनमें से अक्सरियत अफ्रीकी मुमालिक से बहरुल कायल वाली रूट से स्पेन पहुंचने की कोशिश में अपनी जान गंवा बैठे। तंजीम का कहना है कि उसने 6 दिन पहले इन तमाम ममालिक के हुकाम को इस कश्ती के समंदर में गुम होने के मुतालिक अलर्ट किया था। अलार्म फोन नामी NGO जो कि समंदर में भटकने वाले तारकीन वतन को हंगामी इमदाद फराहम करती है, का कहना है कि उसने कश्ती के बारे में स्पेन की मैरीटाइम रेस्क्यू सर्विसेज को 12 जनवरी को अलर्ट किया था। ताहम रेस्क्यू सर्विस के मुताबिक मज़कूरा कश्ती के बारे में उसके पास कोई मालूमात नहीं थी। दूसरी जानिब मराकश के हुकाम के मुताबिक उन्होंने डूबने वाली एक कश्ती के 36 मुसाफिरों को बचाया था। मज़कूरा कश्ती 2 जनवरी को मोरितानिया से स्पेन के लिए रवाना हुई थी और उस पर 86 अफराद सवार थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए हुक्काम को वाक़े की रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इंसानी स्मगलिंग के संगीन जुर्म में मुलव्वस अफराद को सख्त सजा दी जाए। इस मामले में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मराकश में पाकिस्तान की कायम मुकाम सफीर राबिया कसूरी ने कहा है कि कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की हलाकतों की तस्दीक ताहाल नहीं हो सकी और इसके लिए मुकामी हुकाम से राब्ते में है। इस सानी से खबर भी गुज़िश्ता साल दिसंबर में यूनान के जनूबी जजीरे गाउडोस के करीब कश्ती उलटने के बाद मुतअद्दिद तारकीन वतन डूबकर हलाक, जबकि कई लापता हो गए थे, जिनमें बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की थी। जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक जारी तहकीकात जल्द अज जल्द मुकम्मल करके ठोस सिफारिशात पेश करने, सहूलतकारी में मुलव्वस FIA एहलकारों की निशानदेही, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुतल्लिका इदारों को राब्ते मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की थी। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ तहकीकात में FIA के अफसरान भी लपेट में आए थे और मुबैना सहूलतकारी पर
38 अफसरान को नोटिस जारी कर दिए गए थे, जबकि एडिशनल डायरेक्टर इमिग्रेशन सियालकोट एयरपोर्ट को ओहदे से हटा दिया गया था। ताहम वज़ीर-ए-आज़म का एक्शन और पाकिस्तानी हुकाम की हिदायत तो अब सिर्फ रस्मी हद तक ही रह गई है, क्योंकि पाकिस्तानी तारकीन वतन इंसानी स्मगलरों के हाथों तरन वाला बन चुके हैं और ऐसे अफसोसनाक वाकयात रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, जिसकी तस्दीक इस हालिया वाक़े से भी हो जाती है, जो शायद अब तक का सबसे तकलीफ दे वाकया था, जिसमें कश्ती हादसे का शिकार होने से पहले ही तारकीन वतन को बर्बरियत का निशाना बनाकर कत्ल किया गया और इस तरह की हैवानियत दिखाई गई कि मासूम और निहत्ते नौजवानों के सरों पर हथौड़े बरसाए गए, उनकी आंखें निकाली गईं और फिर मर जाने पर उनको समंदर की नजर कर दिया गया। इस हादसे में बच जाने वाले नौजवान अली की एक फोन कॉल भी सामने आई है, जो रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। भाई कौन कौन बच्चे? भाई मैं ते ताबी शादी को जोड़े ना मोड़ा टोटल भाई बच्चे ने भाई की जी मारिया ने मेरे भरा तक लोकी जी मारिया ने भाई थोड़ियां मारियां ने ना ता उठ पे थोड़ियां मारियां चाकू मारे। डेड बॉडी किथे वे आतफ दी ते आकब दी आता मेरा डेड बॉडी उस मंदे की सासरी है ना कब दिया चाहिए।